नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान की अध्याय 10 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन प्रणाली। इस चैप्टर में हम लोग लोकतंत्र और शासन, आधारभूत लोकतंत्र और शासन के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम लोग रोज की तरह एक कथन को देखते हैं। कथन के पहले एक संस्कृत श्लोक है, राजानम धर्म गोप्तारम धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका अर्थ है शासक धर्म की रक्षा करता है और जब धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। ये कथन है महाभारत का। दूसरा कथन देखते हैं, न्याय के बिना शांति नहीं, समानता के बिना न्याय नहीं, विकास के बिना समानता नहीं, संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं। ये कथन है रिगोबर्टा मेंचुतुम का। चलिए आगे देखते हैं। आज का प्रश्न है, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, शासन का अर्थ क्या होता है। इस क्लास में हम समझेंगे कि शासन का आखिर अर्थ क्या होता है, शासन क्या होता है। दूसरा है, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है और हम लोगों को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे लिए लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है और इसका आखिर अर्थ क्या है। इसी चीज़ को हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। परिचय। दीर्घ काल से मनुष्य समाज में रहता आ रहा है। जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं। आपको पता है कि बहुत ही लंबे समय से, जैसा कि हमने पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, उस समय से जो मनुष्य है यहाँ पे वो एक समाज में रहता आ रहा है, एक समूह में रहता आ रहा है। और जब लोग समूह में और समाज में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपस में असहमति और अव्यवस्था जो है सो उत्पन्न हो सकती है और होने की संभावना होती है। और इस स्थिति में समाज में व्यवस्था और सद्भाव को बनाए रखने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है। संभवतः आपके घर में भी कुछ सामान्य नियम होते होंगे जिनके पालन की अपेक्षा आपसे होती होगी। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ भी नियम होते होंगे। कुछ विद्यार्थियों के लिए तो कुछ शिक्षकों के लिए, बड़ी कक्षाओं में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को भी कुछ अनिवार्य नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता है। सड़क वाहन चालकों से भी यातायात के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। सभी प्रकार की नौकरियों में कार्यरत लोगों को भी नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि नियोक्ता को भी उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है जो उन्होंने वहाँ पे नौकरी कर रहे लोगों के लिए बनाया है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी के घर में संभवतः कुछ सामान्य नियम होते हैं। हर परिवार में कुछ सामान्य नियम होता है जिसका पालन हम सभी को करना पड़ता है और इसकी अपेक्षा हम लोगों से की जाती है। कोई भी विद्यालय हो, चूँकि ये कक्षा 6 का हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे विद्यालय का उदाहरण दिया हुआ है। कोई भी अगर कक्षा हो, विद्यालय हो, तो उसमें जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए भी कुछ नियम होते हैं। शिक्षकों के लिए भी कुछ नियम होते हैं और कक्षाओं में जो परीक्षा दे रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कुछ अनिवार्य नियम होते हैं। सड़क में अगर यातायात की कर रहे हैं, आने जाने की सुविधा के लिए, यातायात के लिए जो ड्राइवर होते हैं, चालक होते हैं, उनके लिए भी कुछ नियम होते हैं। नौकरियों में जो कंपनी में लोग काम करते हैं वहाँ पे जो
काम करने वाले होते हैं उसके लिए भी कोई नियम ज़रूर होते हैं, और वहाँ पे जो प्रबंधन समिति होती है या जो भी मालिक होता है उसके लिए भी कुछ नियम काम करता है। यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता तो क्या होगा? इसका सीधा सा उत्तर है कि समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर जितने सारे नियम की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए सद्भावना और व्यवस्था के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है ताकि व्यवस्था बने रहे। और अगर नियम का पालन न किया जाए तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई होगी और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अब देखते हैं नियमों को किसने बनाया और क्यों बनाया। यहाँ पे एक सवाल है कि नियम जो हैं उसको किसने बनाया और क्यों बनाया, उन्हें किस प्रकार से बनाया और किस प्रकार से बनाया। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। निर्णयों को लेने की प्रक्रिया नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। यहाँ पे शासन किसे कहते हैं ये दिया गया है। आखिर ये शासन क्या है? हम लोग आगे पढ़े कि नियम क्यों ज़रूरत है, और अगर नियम बन जाते हैं व्यवस्था के लिए तो वही नियम के आधार पर जो हम लोग निर्णय लेते हैं उस प्रक्रिया को और नियमों के समूह को, बहुत सारे नियम का एक समूह होता है और उस नियम के समूहों के आधार पर लिए गए फैसलों या प्रक्रिया को हम लोग शासन कहते हैं। शासन कहते हैं निर्णय को लेने की प्रक्रिया को, और जो नियम बनाए गए नियमों का जो बहुत सारा समूह है उसके आधार पर व्यवस्था को बनाए रखना ही एक शासन कहलाता है। सरकार उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते हैं, इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहते हैं। और सरकार किसे कहते हैं? सरकार कहते हैं उसे जो इन्हीं नियमों को, और या तो नियमों के समूह को, व्यक्तियों का एक समूह होता है सरकार, जो यही नियम को बनाते हैं, उसे ही हम लोग सरकार कहते हैं। और कानून किसे कहते हैं? कुछ विशेष नियम होते हैं जिसे हम कानून कह देते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जो नियम और कानून एक बार बन गए वे सदा के लिए बन गए। जिस प्रकार घर पर आप अपने माता पिता के साथ किसी विशेष नियम के बारे में चर्चा कर सकते हैं, अथवा विद्यार्थी संघ, विद्यालय या विद्यालय प्रबंधन, देखते हैं विद्यालय प्रबंधन से नियमों में बदलाव के लिए कह सकता है, उसी प्रकार समाज को संचालित करने के लिए कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। हम जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है। और नियम इसमें कह रहा है कि और नियम जो और कानून होते हैं वो एक बार बन जाते हैं तो उसको बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार कानून बन गया तो उसे हम बदल नहीं सकते। जिस प्रकार विद्यार्थी, कोई भी विद्यालय में अगर विद्यार्थी संघ होता है तो विद्यालय के प्रबंधन से बात कर सकता है कि यहाँ पे कुछ जो नियम है कुछ गलत है या वो उचित नहीं है, उसको बदल देना चाहिए। इन सारी बातों पर बात होती है और नियम को बदला भी जा सकता है। आपके परिवार में भी ऐसे नियम देखते होंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो परिवार के पूरे सदस्य मिलकर उस पर बात किया जाता होगा कि ये चीज़ हमको नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें हमको करना चाहिए। और इसलिए इसके अनुसार ये कहा गया है कि नियम जो बन गया वो नियम हमेशा के लिए नहीं है, उसको बदला जा सकता है। यहाँ पे 2 यातायात के चित्र दिए हुए हैं। पहले यातायात के चित्र में नियम का पालन करते हुए, यातायात के जो नियम होते हैं उसके पालन करते हुए लोग आवाजाही कर रहे हैं तो व्यवस्थित ढंग से लग रहा है। और नीचे के चित्र में आप देख सकते हैं कि अगर नियम का पालन हम लोग नहीं करते हैं तो ये यातायात की सुविधा, यातायात की जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित ढंग से नहीं रह सकती है और एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। हमने पढ़ा कि शासन क्या होता है, नियम, सरकार और कानून क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सरकार के 3 अंग। सरकार भी हमने पढ़ लिया।
सरकार में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होता है या एक तंत्र होता है जो नियम बनाता है और उस नियम को पालन करने के लिए सुनिश्चित करता है कि नियम का पालन कैसे हो। उस तंत्र को, उस व्यक्तियों के समूह को हम लोग सरकार कहते हैं। अब देखते हैं कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों अंग कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। विश्व भर में समाज जिस प्रकार से कार्य करता है उसे डिजिटल तकनीक परिवर्तित कर रही है। भारत में 30 वर्ष पहले तक जिन लोगों को अपने से दूर बैठे संबंधियों को पैसे भेजने होते थे, वे डाकघर की पंक्ति में लगकर फॉर्म भरकर मनी ऑर्डर भिजवाते थे। विश्व भर में, पूरे विश्व में जो आज का समय है उसमें डिजिटल तकनीक जो है वो पूरी तरह से बढ़ रहा है। आज से ठीक 30 वर्ष पहले अगर अपने दूर बैठे किसी संबंधियों को पैसे भेजने होते थे तो डाकघर में लाइन लग के वो पैसे डाकघर के माध्यम से फॉर्म भर के मनी ऑर्डर से भिजवाते थे। अथवा यदि उन्हें किसी व्यवसायी के लिए भुगतान करना होता तो वे पहले बैंक की पंक्ति में लगकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाते थे, फिर उसे डाक द्वारा भिजवाते थे। और अगर किसी कंपनी या व्यवसाय को पैसे भेजने होते थे तो सबसे पहले बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता था, फिर डाक के द्वारा भेजना होता था। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। आपने शायद इन शब्दों मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट को कभी न कभी सुना हो, क्योंकि आज हमारे पास तुरंत पैसे भेजने के लिए डिजिटल संसाधन भी है। लेकिन आज जो हमारे पास साधन है पैसे भेजने के लिए वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। डिजिटल तकनीक ने विशेष प्रकार के अपराधियों को भी जन्म दिया है। और जो डिजिटल तकनीक है वो विशेष प्रकार का, जिसे हम लोग डिजिटल अपराधी भी कह सकते हैं, को जन्म दिया है, जो अपने स्थान पर बैठे डिजिटल माध्यमों से लोगों की धनराशि चुराने के तरीके ढूंढते हैं। ऐसे आपराधिक गतिविधियों, जिसे साइबर क्राइम कहते हैं, को रोकने के लिए अनेक सरकारों ने नए कानून बनाए हैं। ऐसे कुछ साइबर अपराधियों जिन्होंने अपनी तकनीक दक्षता उपयोग समाज की भलाई के बजाय भोली भाली जनता के श्रम से कमाए हुए धन को लूटने के लिए किया, को गिरफ्तार भी किया गया है एवं न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया है। सामान्यतः उन्हें आर्थिक दंड के साथ साथ जेल की सज़ा भी दी जाती है। कह रहा है कि आजकल जब डिजिटल का ज़माना आ गया, डिजिटल तरीके से पैसे भेजने, लेन देन करने का जो माध्यम का यूज हो रहा है, और इस हालात में डिजिटल जो अपराधी होते हैं, जैसे पैसे चुराने का काम करते हैं डिजिटल माध्यमों से, और इस प्रक्रिया को साइबर क्राइम कहा जाता है। और आजकल ये साइबर क्राइम बहुत अधिक बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए सरकार कई नियम बनाई है। और उस नियम का पालन ना करने पर और उस डिजिटल अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन्हें न्यायालय में दोषी ठहराकर उसे सज़ा भी दी गई है। यहाँ पे कुल मिलाकर कह रहा है कि नियम कैसे बनते, इस बात को समझाया गया है कि नए अगर किसी तरह का अपराधी या तकनीक आया हो तो उसमें अगर किसी तरह का अपराध हो तो उसके लिए नए नियम कैसे बनते हैं, इस बात को यहाँ समझाया गया है। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सरकार के तीनों अंग अथवा शाखाएं एक साथ कार्य करते हैं। इस उदाहरण में देखा गया कि सरकार का जो तीनों अंग होता है वो कैसे काम करता है सरकार के लिए। और ये 3 अंग में कौन कौन से हैं, तो पहला बिंदु है विधायिका। विधायिका वह अंग है जो नए कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन तथा वर्तमान कानून को निरस्त भी करती है। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। भारतीय शासन प्रणाली का हम आगे अवलोकन करेंगे। पहला जो अंग है सरकार का वो होता है विधायिका। और विधायिका क्या करती है? विधायिका जो होती है वो नया कानून बनाती है, पुराने कानून को निरस्त भी करती है और संशोधन भी कर सकती है। इन सारे कार्यों को शासन प्रणाली चलाने के लिए इन सारे कार्यों को करती है, नियम बनाने का काम करती है विधायिका। अब दूसरा बिंदु है कार्यपालिका। वह अंग है, कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ऐसे
अभिकरण एजेंसी आते हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है। यहाँ दिए गए उदाहरण में साइबर पुलिस ऐसी ही एजेंसी है। और दूसरा है कार्यपालिका। विधायिका का काम है नियम बनाना शासन प्रणाली को चलाने के लिए, लेकिन नियम का अगर पालन करना हो तो वो कौन करेगा? वो करेगा कार्यपालिका, जिसमें आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण और कुछ एजेंसी, जैसे कि यहाँ इस उदाहरण में हम लोगों ने साइबर अपराधी के लिए साइबर पुलिस को देखा, तो साइबर पुलिस एक तरह से एजेंसी है और वो कार्यपालिका के अंडर आती है। तीसरा बिंदु हम लोग देखते हैं न्यायपालिका। न्यायालयों की प्रणाली है जो इस बात का निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा, और यदि तोड़ा तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए, या फिर यदि आवश्यक हो तो उसे क्या दंड दिया जाए। कभी कभी यह इस बात की भी जांच करती है कि क्या कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई निर्णय ठीक है या नहीं, अथवा विधायिका द्वारा पारित किया गया कोई कानून भली भांति परखा गया है और सभी के लिए हित में है या नहीं। तीसरा अंग है न्यायपालिका। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो भी निर्णय या नियम लिए गए उनके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका निगरानी करना। अगर किसी ने कानून तोड़ा, नियम तोड़े, तो उसको सजा दिलाना, उस पर कार्रवाई करना, यह न्यायपालिका का काम है। लेकिन अगर विधायिका द्वारा कोई गलत नियम भी बना दिया गया हो तो उसका भी निगरानी करना यह न्यायपालिका का काम है। और अगर नियम सही हैं और उसके आधार पर जो कार्यपालिका लागू कर रही है, लागू करने में भी कोई अगर गलती कर रही है तो उसकी भी निगरानी न्यायपालिका कर सकता है। कुल मिलाकर विधायिका का काम है नियम बनाना, कार्यपालिका का काम है उसे लागू करना, और न्यायपालिका का काम है नियम बनाने और लागू करने में अगर कोई गलतियां हों तो उन सारी चीज़ों का निगरानी करना और उसको दंड देना दोषियों को। शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है, जबकि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं। यह विभाजन शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। इसका उद्देश्य पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना एवं संतुलन बनाए रखना, अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों को निगरानी कर सकता है तथा यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य करता है तो उसे नियंत्रित कर पुनः संतुलन स्थापित कर सकता है। यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण बताया गया है कि शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है। ये जो तीनों अंग है उसको अलग रखने के लिए, उसको पृथक रखने के लिए शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, ताकि एक दूसरे को प्रभावित कर सकें और एक दूसरे पर निगरानी रख सकें, नियंत्रित कर सकें। एक दूसरे अंग, जैसे न्यायालय जो है वो विधायिका पर नियंत्रित कर सके, उसके लिए वो निगरानी कर सके। विधायिका जो है सो न्यायपालिका के लिए नियम बना सके। इस तरह से कहा जा सकता है कि तीनों जो है एक दूसरे को प्रभावित करता है, प्रभावित तो करता है लेकिन तीनों को अलग रखा गया है ताकि शासन को अच्छे ढंग से चलाया जा सके। यहाँ पे चित्र में बताया गया है कि बीच में शासन चलाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को बराबर शक्तियाँ दी गई है। बराबर शक्तियाँ और बराबर एक दूसरे का निगरानी, नियंत्रित करने की शक्तियाँ दी गई है। लेकिन ये तीनों अलग हैं, ये तीनों पृथक हैं। अब हम लोग देखते हैं सरकार के 3 स्तर। हम लोगों ने पढ़ा कि सरकार के 3 अंग कौन थे। अब सरकार के 3 स्तरों के बारे में हम लोग देखेंगे। कोई भी सरकार कम से कम 2 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। भारत सहित अनेक देशों में यह 3 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर, राज्य या प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर। कोई भी सरकार है वो लगभग हर जगह अगर देखा जाए तो 2 स्तरों पर काम करती है, राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर, स्थानीय स्तर पर। लेकिन भारत जो है सो इसमें 3 स्तर पर काम हो रहा है। पहला होता है सबसे नीचे का स्तर जो होता है वो स्थानीय स्तर होता है, दूसरा
राज्य स्तर या प्रादेशिक स्तर कह सकते हैं, और सबसे जो ऊपर होता है, सबसे जो उच्च स्तर होता है उसे राष्ट्रीय स्तर कहते हैं, जो देश लेवल का स्तर होता है। प्रत्येक स्तर भिन्न विषयों पर कार्य करता है और जो प्रत्येक स्तर है वो अलग अलग विषय पर काम करता है। इसे तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यदि आपके घर का बल्ब नहीं जल रहा है तो ऐसे में आप पहले बल्ब, स्विच या फ्यूज आदि जांचेंगे। यदि वे काम नहीं कर रहे तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे, और यदि यह पता चले कि समस्या घर पर नहीं है तो आप बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। यहाँ भी समस्या के समाधान के 3 स्तर हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, मान लीजिए कि आपके घर में बिजली नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि सबसे पहले आप बल्ब को या स्विच को चेक कीजिएगा कि क्या कहीं इसमें तो खराबी नहीं है। तो ये हो गया आपका स्थानीय स्तर। दूसरी स्थिति में अगर यहाँ देखें कि यहाँ सब कुछ ठीक है तो दूसरी स्तर में आप क्या कीजिएगा कि आप देखिए, आप बिजली मिस्त्री को बुलाइएगा। ये हो गया आपका दूसरा स्तर, जिसे यहाँ उदाहरण के माध्यम से दिया गया है, वो आप समझ सकते हैं कि प्रादेशिक या राज्य स्तर है। तीसरा स्तर हो गया कि अगर यहाँ खराबी नहीं है दोनों में तो आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा कि बिजली विभाग में डायरेक्ट शिकायत कीजिएगा, जो सबसे उच्च स्तर होगा, और वहाँ से आपका हल निकल सकता है, यानी कि केंद्र स्तर। भारत में स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार या संघ सरकार है। मान लीजिए कुछ दिनों तक भारी वर्षा के कारण एक जिले के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। यदि वह ज़्यादा भीषण नहीं है तो स्थानीय प्राधिकारी उस स्थिति को संभाल सकते हैं। यदि बाढ़ अनेक नगरों और बहुत से गांवों को प्रभावित करती है तो राज्य सरकार आगे आती है और इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए प्रभावित लोगों को बचाने के लिए बचाव दल भेजती है। किंतु यदि बाढ़ भयानक रूप ले लेती है और विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है तो केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आती है और राहत सामग्री और सेना इत्यादि भेजती है। इस उदाहरण में आप सरकार के तीनों स्तर के काम देख सकते हैं। यहाँ पे एक बाढ़ का उदाहरण देकर समझाया गया है कि किस तरह स्थानीय स्तर, प्रादेशिक स्तर और केंद्र स्तर काम करती है। यहाँ पे एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ कार्यों को बताया गया है कि न्यायपालिका और विधायिका का जो है सो किस तरह से स्तर है और उसके कार्य हैं। यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका में भारत के स्तर के लिए, राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो होता है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। इसी तरह अगर विधायिका में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदन होता है, पहला लोकसभा और राज्यसभा, जो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण करते हैं। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, और कानून के निर्माण के लिए लोगों का समूह या तंत्र होता है, और वही समूह होता है जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं, उसको चुनकर हम लोग भेजते हैं। कुछ सदस्य लोकसभा के लिए होते हैं, कुछ सदस्य राज्यसभा के लिए होते हैं, और दोनों मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाते हैं। अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्य का एक विधानमंडल अथवा विधानसभा होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादा राज्यों में विधानसभा केवल होती है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद है। मतलब कुछ राज्य, जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदन होता है, राज्य स्तर पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 सदन हैं, और ज़्यादातर राज्य में 1 सदन है जिसे हम विधानसभा कहते हैं, और वो राज्य के स्तर पर कानून बनाती है। अगर कार्यपालिका को देखा जाए तो कार्यपालिका का काम है कानून जो बन गया उसको लागू करना। तो कार्यपालिका का अंग, जैसे संघ सरकार यानी कि राष्ट्रीय स्तर का जो सरकार है, वो भारत के राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं, और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका का जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर जो प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन औपचारिक प्रधान जो हम लोग कहते हैं कार्यपालिका का, उसे राज्यपाल कहते हैं राज्य स्तर पर, और संघ सरकार के लिए राष्ट्रपति। यहाँ पर संघ सरकार कुछ कार्य करने के दायित्व दिए गए हैं अलग अलग,
केंद्र के लिए दिए गए हैं और राज्य के लिए दिए गए हैं। याद रखिए कि ये सारे काम नहीं, ये इसमें बहुत सारे काम हैं सरकार के लिए, कार्यपालिका के लिए, लेकिन उनमें से कुछ काम दिए गए हैं। जैसे रक्षा का कार्य करना संघ सरकार के अंदर आता है। विदेशी मामले में कुछ बातें हो तो वो संघ सरकार के अंदर आता है, सकती है। परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, अंतर्राज्यीय विभाजन, शिक्षा, इन सारे चीज़ों पर अगर नियम बनाना हो, कार्य करना हो तो ये केंद्र सरकार कहती है। लेकिन पुलिस, कानून व्यवस्था, राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका कार्यान्वयन करना, ये सारी काम राज्य स्तर की होती है। जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, स्थानीय सरकार, ये सारे अधिकार और कार्य करने का जो दायित्व होता है वो राज्य सरकार की होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक सामान्य परिवार में 1931 में APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। तमिलनाडु राज्य है, उसमें रामेश्वरम एक जगह है, उसमें एक सामान्य परिवार में ही 1931 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि इन्होंने भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम किए, मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु क्षमताओं के विकास में बहुत ज़्यादा ये योगदान दिए थे, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी वे अच्छी शिक्षा और नई खोज के प्रति अपनी गहरी रुचि के कारण जनमानस, विशेषकर युवाओं से बहुत गहराई से जुड़े थे। सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव, समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जैसे उनके गुणों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भारत के युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़े स्वप्न देखने और कठोर परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर कलाम ने यह दिखाया कि भले ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है, फिर भी वे असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पे कुछ उनके कथन दिए गए हैं, जैसे आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा मित्र है और जो लोग ऊंचे सपने देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं वह उन्हें सर्वोत्तम सहायता देने के लिए तत्पर हैं। एक और कथन आइए देखते हैं। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त निष्ठा रखिए। अगला कथन, यदि आप असफल होते हैं तो भी हार नहीं मानिए। FAIL का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की दिशा में पहला प्रयास। अतः अंत द एंड नहीं है। वास्तव में END का अर्थ है एफर्ट नेवर डाइज, अर्थात प्रयास कभी निरर्थक नहीं होते। यदि आपको उत्तर में ना NO मिलता है तो इसका अर्थ होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अर्थात अगले अवसर के लिए तैयार रहें। अतः सकारात्मक रहें। सकारात्मक रहने के लिए यहाँ पे ये कथन दिया हुआ है, बहुत अच्छा कथन है। चौथा कथन देखते हैं। स्वप्न का अर्थ सोते समय स्वप्न देखना नहीं है, बल्कि स्वप्न वे हैं जो आपको सोने ना दे। ये इनका बहुत प्रसिद्ध कथन है कि स्वप्न, सपना वो नहीं है जो हम लोग सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सोने ना दे। यदि 4 बातों का ध्यान रखें, अगला कथन इनका है, यदि 4 बातों का ध्यान रखें, बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान हासिल करना, कठिन परिश्रम करना और सतत प्रयास करना, तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र,
आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जनप्रतिनिधियों की बात की थी। विश्व के अधिकांश देशों ने शासन प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया। इसका अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस अर्थात लोग और क्रेटोस अर्थात शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति से बना है। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है लोक शासन या गणतंत्र, लोगों का शासन। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोकतंत्र का जो अंग्रेजी शब्द है वो डेमोक्रेसी होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द डेमोस का अर्थ होता है लोग, यानी कि हम लोग से यहाँ पे तात्पर्य है। और क्रेटोस का अर्थ होता है शासन। और इसका पूरा डेमोक्रेसी, अगर पूरा इस शब्द का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है लोगों का शासन, लोक शासन या गणतंत्र, लोगों का शासन। कुल मिलाकर लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र या तो लोगों का शासन। परंतु क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि लोगों का शासन तो ठीक है लोकतंत्र का मतलब, लेकिन क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? स्पष्ट है कि यह संभव नहीं है, लेकिन यह संभव नहीं है एक साथ शासन करना। मान लीजिए कि आप कक्षा की किसी समस्या को विद्यालय के प्रधानाचार्य के ध्यान में लाना चाहते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा में कोई समस्या है अथवा विद्यालय के बुनियादी ढांचे में कोई समस्या है, अथवा संभवतः आप अपने क्षेत्र में भ्रमण फील्ड ट्रिप की किसी तिथि को प्रस्तावित करना चाहते हैं। इस स्थिति में क्या पूरी कक्षा प्रधानाचार्य के पास जाएगी? स्पष्ट है कि यह व्यवहारिक नहीं होगी। बहुत से विद्यालयों में पूरी कक्षा मिलकर कक्षा के मॉनिटर या कक्षा के प्रतिनिधि का चयन करती है। यदि कोई मॉनिटर नहीं भी है तो भी किसी विशेष कार्य के लिए किसी एक प्रतिनिधि का चयन किया जा सकता है और उस प्रतिनिधि को प्रधानाचार्य के पास भेजा जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर समस्या हो, यहाँ पे कक्षा के उदाहरण से दिया गया है, अगर आपके स्कूल में कोई भी उदाहरण तक कोई समस्या हो तो पूरे उस स्कूल के सभी बच्चे आप प्रधानाचार्य के पास नहीं जा सकते, बल्कि आप एक प्रतिनिधि को भेजेंगे। या वो क्लास मॉनिटर हो सकता है या विशेष कार्य जिस समस्या के लिए आप भेज रहे हैं अपने प्रधानाध्यापक के पास जाना चाहते हैं, उसमें उसी समस्या के लिए एक टीम बनाएंगे, या कहिए तो एक प्रतिनिधि मंडल होगी और उसमें से एक प्रतिनिधि होगा। उसको प्रधानाचार्य को समस्या से अवगत कराने के लिए आप एक प्रतिनिधि भेजेंगे। चूँकि ये तर्क संगत नहीं है, ये संभव नहीं है कि पूरी क्लास उठकर आप प्रधानाचार्य के पास जाएं। और यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का वोट देकर चयन करती है। जो संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं उन्हें प्रायः राज्य के स्तर पर विधायक तथा राष्ट्र के स्तर पर सांसद कहा जाता है। ये सभी चयनित सदस्य विधानसभा लोकसभा में कानूनों के ऊपर चर्चा करते हैं, समस्याओं और समाधानों पर विचार विमर्श करते हैं, मतभेद की स्थिति में एक दूसरे से संवाद और तर्क वितर्क द्वारा समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। और जिस तरह हम लोग क्लास और कक्षा का उदाहरण देखें, उसी तरह देश में अगर कोई समस्या हो तो सारे लोग उसका समाधान नहीं कर सकते, और इसलिए हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं। जो राज्य स्तर पर प्रतिनिधि होते हैं उसे हम लोग विधायक कहते हैं, और जो देश स्तर के राष्ट्र स्तर के होते हैं उसे हम लोग सांसद कहते हैं। और ये दोनों जो होते हैं वो आपस में कानून बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग सदनों में चर्चा करते हैं और समस्या का समाधान के लिए विचार विमर्श करते हैं। दोनों में अगर मतभेद की स्थिति होती है तो फिर संवाद किया जाता है और समस्या का हल करने का प्रयास किया जाता है। मिलाकर हम लोग सभी उस समस्या का हल या शासन नहीं चला सकते, इसलिए कुछ प्रतिनिधियों को हम लोग चुनकर भेजते हैं। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की तरह भारत में जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2024 के अनुसार भारत जो है वो 97 करोड़ मतदाता के साथ सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का। भारत में कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी भारतीय नागरिकों को चुनाव में मतदान देने का अधिकार है। और इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष जिसका हो जाता है वो मतदान देने के लिए अधिकार होता है, उनको भारतीय नागरिक कहलाता है। मान लीजिए कि आपकी कक्षा पिकनिक पर जाने की योजना बना रही है। पिकनिक पर जाने के दो संभावित स्थान हैं, क और ख। आपकी कक्षा है सो कहीं पिकनिक पर जाने का योजना बना रही है,
पिकनिक पर जाने के लिए 2 जगहों का डिसाइड हुआ है, का में जाएं या खा में। इन दोनों स्थानों पर जाने के लिए लाभ हानि जैसे उनकी दूरी, पहुंचाने में लगने वाला समय, खर्च, मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धियां आदि पर कक्षा विचार विमर्श करती है। इन स्थितियों में सभी के लिए किसी एक निर्णय पर आना कठिन होता है। ऐसे में शिक्षक निर्णय लेते हैं कि मतदान से समस्या समाधान निकल सकता है। क स्थान पर जाने वाले विद्यार्थी अपने हाथ उठाएं और ख स्थान पर जाने वाले विद्यार्थी भी हाथ उठाएं। जो ख पर जाना चाहते हैं वे भी अपना हाथ उठाएं। जिस विकल्प के लिए सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने हाथ उठाए उस विकल्प का स्थान को पिकनिक पर जाने के लिए चुन लिया जाता है। यह प्रक्रिया मतदान कहलाती है। वोटिंग यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जहां निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली गई है। यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि कक्षा को कहीं पिकनिक पर जाना हो, 2 स्थान है तो और लोगों का अलग अलग मत है स्टूडेंट्स का कि कहाँ पे जाएं, तो हाथ उठाकर वोटिंग कर लिया जाता है। और जो लोग जिस स्थान के लिए ज़्यादा हाथ उठाते हैं उस स्थान को जो है सो चुन लिया जाता है कि वहीं पे हमको पिकनिक के लिए जाना है। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वोटिंग, मतदान। और यही व्यवस्था है जो सो प्रतिनिधियों को चुनने के लिए किया जाता है हमारे देश में। आधारभूत धरातलीय लोकतंत्र उस तंत्र की इशारों की ओर इशारा करता है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है। और आधारभूत या धरातलीय लोकतंत्र जो होता है उस चीज़ की ओर इशारा करता है जिसमें आम नागरिकों की भागीदारी हो और आम नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए, इस बात को सुनिश्चित करता है। जैसे कि पृष्ठ 155 पर चित्र 10.4 में दिखाए गए पिरामिड का आधार है। इस प्रकार के तंत्र में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषताओं का अध्ययन हम आगे 2 अध्यायों और अगली कक्षाओं में करेंगे। इस कक्षा में इतना ही पढ़ना है। आगे कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के और भी विशेषताओं के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बिंदु को देखते हैं। सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता, जाहिर सी बात है। आधुनिक सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसा कि हमने पढ़ा, जिन्हें एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। भारत सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, संघीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। संघीय अथवा राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, 3 स्तर पर। लोकतंत्र इस प्रणाली की पूरी रूपरेखा है। यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास हम कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।